same notion that brings me to my next sub theme, which is about judgments. Sir, itni lambi judgments. We talk about Keshwananda Bharati. I mean, students would have gone with the judgment in 10 to 12 pages, but this is such a huge, hefty judgment. बाबरी मस्जिद की जजमेंट सर 1000 पेज से ऊपर है. बच्चे देख के डर जाते हैं कि कहाँ 1000 पेजेस को खोलेंगे और पढ़ेंगे. उसके बाद जजेस इतनी फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं. सर, एक कॉन्सेप्ट है फ्लोरिडिटी, कि जिसमें वो लोग लिटरेचर भी कोट कर रहे हैं. They're quoting Mr. Sen, they're quoting some Bollywood. This trend has now been started कि judges Bollywood dialogues भी they are quoting now. So इतनी बड़ी judgments हो जाती हैं सर. ऊपर से जो language use हो रही है, कभी-कभी I guess Shashi Tharoor is also opening the dictionary now to understand the judgments now. So what is your take on that? कि इतना जो हम heavy judgments कर रहे हैं with amount of the words we're using, the vocabulary. It's so flourished. I mean, I think judges pehle koi poetry, they are becoming poets as well now. So what is your take on that? We'll start from Mr. Chopra. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, sir. What is your view on that? First of all, let me tell you, I have also personally experienced that way. I've met one of the Supreme Court judges. We all who are much more they are aware of one it's kind of a club, India International Center in Lodi Road. तो वहां पे मैंने देखा काफी सारे जजेस आते थे, और मैंने देखा स्पेशली विंटर्स में, सर्दियों में मैं भी जाता था, तो वहां पे मैंने देखा वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते थे. तो एक दिन रहा नहीं गया, मैं अंदर चला गया और मैंने जज साहब से पूछा कि सर आप यहाँ पे आते पढ़ते, बट मैं 2-3 बार चक्कर लगा चुका आपके जाने के बाद, यहाँ मुझे कोई लॉ की कोई किताब नहीं नजर आती, कोई लीगल डिक्शनरी भी नजर नहीं आती. तो आप ये कहाँ से, ये क्यों, मतलब आपका क्या शौक है? कहते एक, जैसे वो फर्स्ट टॉपिक था हमारा स्टिग्मा क्लेम, कहते थ्रू आउट आई हैव बीन अ हाई कोर्ट लॉयर एज लॉ बी अपग्रेडेड. मैं अपनी इंग्लिश बार बार यहाँ आके नए वर्ड्स पढ़ता हूँ, नए देखता हूँ, नोट कर लेता हूँ, कैप्शन नोट करता हूँ. रात को सोने से पहले मैं कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ता हूँ आधे घंटे के लिए. मैं टीवी नहीं देखता, मैं सीरियल नहीं देखता, मूवी कभी कभार देखते. तो मैं ये इनको पढ़ता हूँ और इनको अपनी लैंग्वेज में यूज करता हूँ. एक तो ये कैप्शन आ गया, पोइट्री आ गई, जहाँ से लैटिन वर्ड्स भी आ गए, सब कुछ आ गया. अब चाहे वो बाबरी मस्जिद है, चाहे केशवनंद भारती केस है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, 10 पेज में शॉर्टकट कभी नहीं होता कानून में. अब मान लो बाबरी मस्जिद केस में 700 गवाह हैं, तो 700 गवाहों का वर्णन जो है, डिस्क्रिप्शन है, उनके जो जो एविडेंस हुई और क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, वो सबको डिस्कस करना पड़ेगा. हमें वन लाइन जज को आंसर नहीं देना, अपील अलाउड, अपील रिजेक्टेड, वो तो सुप्रीम आपको रीजन देना पड़ता है. तो जब ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट को केस करने वाला प्लेंटिव है या कंप्लेनेंट है, उसके वर्जन, उसकी एविडेंस, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन, जो अक्यूज है, रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, उसकी एविडेंस, उसकी प्लीडिंग्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन, उन सब को लेके तोलेंगे. जब फाइल ही हमारी कई हजार पेज की हो जाती है, तो हर एक चीज को डिस्कस करके ही करना पड़ता है. इवन सलमान खान की भी जो जजमेंट आई थी, वो भी काफी मोटी थी, उनको मिल नहीं पाई थी, उस वजह से उनको बेल आसान हो गई थी, इंटरिम बेल उनको लेने के लिए. तो हैफ्टी जजमेंट इज बिकॉज के प्लीडिंग्स ज्यादा हैं, विटनेसेस ज्यादा हैं, लॉ पॉइंट ज्यादा हैं. अब जजमेंट साइड की और दूसरी साइड ने 40 साइड की, तो टोटल 65 जजमेंट्स हो गई. तो जजेस को वो जो 65 जजमेंट्स का एप्लीकेबल है तो, और उनके रेलेवेंट पोर्शन को फॉलो कर, कुछ जजेस अपनी तरफ से भी जजमेंट्स लगाते हैं, वो भी लिखना पड़ता है. तो इस वजह से वो कंटेक्स्ट जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ डिस्प्यूट. अब मान लो मैंने एक केस किया किसी के ऊपर,
कि मैंने आपके लिए एक बांड डिलीवर किया, 10 लाख रुपए का टीवी बेचा आपको, उसमें मेरा एक बिल हो गया, एक डिलीवरी रिसीट हो गई, और एक अगर नोटिस भेजा तो नोटिस हो गया, और मेरे बयान हो गए। तो एक ही कागज, तो मेरे को वहां जज को 5-6 पेज 8 पेज में जजमेंट देने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जजमेंट सहूलियत से नहीं दी जाती कि पढ़ने वालों को सहूलियत हो। के हिसाब से जैसे कहा कि वो जो लैंग्वेज जिसके जो इन्वॉल्व है उनकी लैंग्वेज में हो, ताकि उनको पता चल सके कि उनके खिलाफ क्या ऑर्डर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो आया है। हालांकि मैं मिस कर गया, पहले बिल भी इंट्रोड्यूस हुए थे पार्लियामेंट में ये लोकल लैंग्वेजेस के, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। तो हेफ्टी लैंग्वेजेस का कारण ही यही है कि एक तो हमारे जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है वो आएंगे, दोनों पार्टीज के वर्जन होंगे, जजमेंट्स जो इन्वॉल्व होगी। और जैसे मैं भी एक एक चीज कई बार दोहरा रहा हूँ अभी बात करते हुए, कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स को भी, कुछ पॉइंट्स को भी, कुछ इश्यूज को भी, जैसे हमारे इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं जब हमारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे इश्यूज फ्रेम होते हैं। सिविल केसेस में इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, और क्रिमिनल केसेस में हम कहते हैं चार्ज फ्रेम होना, नोटिस फ्रेम होना। तो जो इश्यूज फ्रेम होते हैं, जिसको उनपे ओनस होता है, वो उनको प्रूव करने की कोशिश करता है। सिमिलरली जो क्रिमिनल केसेस में उनपे चार्ज फ्रेम होता है, नोटिस फ्रेम होता है, तो उस हिसाब से प्रोसिक्यूशन को एविडेंस प्रूव करनी होती है। तो उस हिसाब से चलना होता है। पढ़ने वाले की सहूलियत नहीं, जो केस है चाहे पार्टी है, अगर उनके रिकॉर्ड वॉल्यूमिनस हो रहे हैं तो उनको डिस्कस करना जरूरी है। जैसे ट्रेडमार्क के आ जाते हैं, आईपीआर के केसेस आ जाते हैं, वहां पे वायलेशन दिखाते हैं या अपना वो दिखाते हैं कि ये लेबल हमने कहाँ का यूज कर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा प्रेरोगेटिव ज्यादा रहेगी, हमारी इम्पोर्टेंस रहेगी। तो इस हिसाब से जजमेंट हैप्पी हो जाता। Thank you, sir. Jaideep sir, my question is कि I agree with most of the things Mr. Chopra have said कि बहुत सारे reasons हैं जज के पास इतनी judgment को लंबा करने के. They can't just wind it up in 10 to 12 pages for the sake of students. उनको अपने सारे रीजनिंग देना है, उनके जजमेंट प्रेसिडेंट की तरह यूज किए जाएंगे, तो उनको अपने आप को जस्टिफाई करना है हर लीगल पॉइंट पे. बट मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या एक थिन लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन नेसेसिटी की हाँ ये सब चीजें पॉइंट्स हमें कवर करनी है एज जजमेंट में, और बीइंग रिलेटिंग इट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरिडिटी व्हिच इज टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिंग कल्चर, कि एक जज बहुत फ्लेक्सिंग कल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम लोग वो फ्लावरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो टर्म्स यूज कर रहे हैं कि इवन एडवोकेट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट, इवन as I said कि Mr. Shashi Tharoor might need a dictionary for those kind of words. So what is your take on that, sir? No, you're absolutely right. I think Shivinder is absolutely correct in terms of covering up all the technicality. There are a couple of other angles which I would like to talk about. So let me start with floridity, the word that you just used. So I remember some years back, I was supposed to appear in a matter before the Supreme Court, and the challenge was to a particular order of Himachal High Court. I will not name the judge, and that judgment was written in such a complicated English that even after reading it 5 or 6 times, I could not make head or tail of it. So I had no choice but to appear before the bench, apologize and say, I'm sorry, I'll not be able to assist your lordships on this matter because I'm still trying to understand what this judgment actually means and says. And I was stopped halfway through by the bench, and they said, no, Mr. Counsel, we are also struggling to understand what this judgment actually says. So we will issue notice, and we are in this case, we will ask the judge to clarify and rewrite this order in a much simple manner. So yeah, that's one extreme. So judges at times do get into too much of this flowery language. But on the other side, there is also a fair bit of focus now on making sure that the judgments are written in such a simple manner that anybody who reads it is able to understand what is written.
I think simplicity in law is the need of the hour, to be very frank on this topic. And I think it is also cultural to a certain degree. Now, in the British times, when a lot of the laws were drafted and a lot of the documentation, etc., was drawn, now this was drawn by draftsmen, right? And these draftsmen were paid per page. And this is something I read, and I find it very interesting. So the draftsmen would deliberately write too much of English so that they would have to write more and more pages, and they were paid per page. So somewhere that is a historic culprit in the entire issue. But having said that, now the issue of simplification of language, I think, has become very critical to everyone. So even the president has, in a lot of his addresses, spoken about the need to make our judgments easy and simple for lay people to understand. So in addition to being translated to vernacular languages, I think there is also now an appeal to all the judges so that the language used in the judgments is kept very simple. The Honorable Chief Justice of India has also taken up this issue, and he has also, spoken about the importance of making sure that the judgment which is written is so simply written that it is understood by the litigants as well. It is not just for the judges, but it is for the litigants at the end, end of the day. But having said that, the other angle which we recently talked about is that with every judgment which is passed, the judges are also laying down law which is referenced by other courts and relied on by other courts, and therefore they have to examine that issue in its entirety. They have to look at every aspect of the legal issue, and they have to then make sure that the order is that of it's a well-reasoned and well-spoken order, which has considered all possibilities, which has considered the laid down law, which has considered all facts of the matter, and which is also sort of considered, the applicability of judicial precedents of other judgments and other findings to that specific relevant case. And that is one reason why judges want to make sure that the judgments are comprehensive. And sometimes that leads to judgments becoming extremely voluminous. But having said that, yes, the need for simple language, that literally can't be taken away. Now, from a cultural context, if you see the law the way it is practiced in the United States of India, the United States of America, there is a tremendous difference. So in the US, there is a lot of focus on making sure that the language is very simple. So in 1972, President Nixon ordered the use of layman's terms as far as the Federal Register is concerned. So in 2010, President Obama actually signed a particular act called the Plain Writing Act. The purpose of that was to really ensure that all official communication was in language which was so simple that people could easily understand. So I think that movement is now gathering steam. So even in India, focus is on making sure that the language remains easy and simple, and should be simple enough for all to understand. And I think I'm going to connect this with what Sandeep ji had shared a little earlier in terms of advice to all the fellow students who are here. So that I think the important part is to make sure that as a lawyer, when you do your drafting, when you do your arguments, it is important that we stay very focused on to articulating the actual facts and the actual issues being faced by the client in the simplest words possible. This is a mistake I see a lot of young lawyers make कि वो हम कई बार जजेस पे इंप्रेशन मारने के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश का प्रयोग करते हैं. उस कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश को यूज करने के चक्कर में कई बार जो इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट बेरिंग है केस की, हम उसको भूल जाते हैं. तो मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस जो है राइटिंग और आर्गुमेंट्स का, वो लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज करने का है. I am reminded of a concept which I I'm known to quote very often to all my junior colleagues as well as other people. And this is a concept called idiot proofing. And this concept comes in from industrial engineering. So industrial engineering में एक concept है जिसको idiot proofing कहा जाता है. और इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई मूविंग मशीन है, उस मशीन से कुछ खतरा है, तो उस मशीन को आप इस तरह से कवर कीजिए कि कोई अगर उसमें अपना हाथ डाल के कटना भी चाहे तो वो कट नहीं पाए. और इसी का मैं जब भाषा की बात आती है तो मेरा इसका ट्रांसलेशन है कि आपकी भाषा आप इतनी सिंपल रखिए कि कोई अगर उसको मिसइंटरप्रेट या मिसअंडरस्टैंड करना भी चाहे तो वो पॉसिबल ना हो.
तो सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है। और अगर आप अपनी भाषा को सिंपल रखेंगे तो आप अपना पॉइंट ज्यादा एक्यूरेटली आर्टिकुलेट कर पाएंगे, जजेस आपकी बात को ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे, और आप इसकी वजह से आप जजेस का भी टाइम बचाएंगे और आप ज्यादा इफेक्टिव होंगे इन दी एंड। तो मेरा मेरा जो हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी सलाह यही होगी कि आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए। ज्यादा क्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फैक्ट्स और अपने लॉ पे ध्यान देंगे, सिंपल तरीके से बताएंगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा अच्छा लगेगा। Thank you, sir. Sandeep sir, over to you. Ma'am, You would like to- I would like to add what Jaideep said. Sure, sir. Jaideep, I do agree as far as simplicity of language is concerned, and we also, most of us often do it. मैं अपना कोई पर्सनल इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ. When I joined bar in 1994, I worked with the senior advocate. तो हमारे ऑपोजिट काउंसिल बहुत परेशान रहते थे हमसे. वो कहते थे मैंने 4 पेज का केस बनाया है और तुम्हारे सीनियर 200 पेज का WS दे देते हैं. कहता हम तो रिजॉइंडर देते देते हमारे थक जाते, इतने तो फीस नहीं होते जितने टाइपिंग में पैसे चले जाते. तो ऐसा भी होता है कई बार. और एक हमारे प्रोफेशन में मैम एक जोक है कि कई वकील जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लैंग्वेज यूज करते हैं क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ताकि मोटी फीस ले सके. True, sir. ऐसा भी कई बार कहते हैं कि कई बार जो बात सिंपल वे में कही जा सकती है. मैंने एक प्लेंट देखी है 1968 की दिल्ली हाई कोर्ट के, मेरे पास प्लेंट की कॉपी भी है. सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने वेट की थी. वो सिर्फ 1.5 पेज के प्लेंट थी, 1.5 पेज की. जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म की वो प्लेंट थी कि उन्होंने टू दी पॉइंट लिखा था और उसमें 3 मैंडेटरी पैरा, वो प्रेयर क्लॉज भी था 1.5 पेज में, वेरिफिकेशन भी था, पूरा क्लियर किया हुआ. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सबके लिए आसानी रहती है, नो डाउट आसानी रहती है. रिमाइंड मी सर, एक आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर द स्पेसिफिक. कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. और वो स्टोरी ये थी कि कलकत्ता के बड़े फेमस सीनियर एडवोकेट थे. उनके यहाँ एक से एक टैलेंटेड लोगों की लाइन लगी रहती थी उनके ऑफिस में काम करने के लिए, और वो सबको एक टेस्ट देते थे. तो एक बार वैसे ही उनके यहाँ कुछ वैकेंसी थी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लंबी लाइनें लगी, और उन्होंने अपने ऑफिस को कहा कि भाई चलो फाइंड मी समबडी सूटेबल. तो वो ऑफिस में एक कोई बड़ा पेचीदा केस था जिसकी करीब आधा कमरा भर के फाइलें थी. वो केस पकड़ा दिया सबको. उन्होंने कहा कि चलो अब आप इस पे एक नोट बना के दो. तो काफी लोग लगे रहे उसमें, काफी वक्त बर्बाद किया. और एक सज्जन थे जो आए, उन्होंने फटाफट सब कुछ पढ़ा, 4 पेज का उन्होंने अपना नोट बनाया, वो रखा और चले गए. और जब सीनियर वापस देख रहे थे तो उन्होंने कहा यार ये 4 पेज वाला कहाँ है, इसको बोला. तो क्लर्क ने कहा कि वो सर ये तो इतना बड़े केस के उसने सिर्फ 4 पेज बनाए, तो मुझे लगा इसको कुछ नहीं आता, मैंने उसको भगा दिया. तो सीनियर ने कहा अरे भागो जाके उसको लेके आओ, सबसे बढ़िया तो वही है, सबसे बड़ा जीनियस तो वही है. And if my memory serves me correct, it was, I think, either President Radhakrishnan या शायद राजेंद्र बाबू, हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, दोनों में से कोई एक था. So he's right. The art is वो it alloys both art and science, right? So some part of the art and science is to keep things extremely simple, but like Shivinder said, sometimes as a matter of strategy, you want to use the other strategy of using a lot of information. So that's something that happens on a strategic and tactical level on a day-to-day basis in cases. Thank you, sir. Thank you for making it interesting with your stories.